Very good morning, students. So, in third chapter of our economics, we are having a discussion over the collection of data, right? So, अभी हमने दो method of collection of data जो है वो डिस्कस कर चुकी हैं. That first one is direct oral investigation, जहाँ पर आप इन्फॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटर फेस टू फेस होते हैं और डायरेक्टली उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं. ओके, एंड सेकेंड वन वाज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पर ओरल इन्वेस्टिगेशन तो होता है लेकिन डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से ना हो करके अदर सोर्सेज जो होते हैं जहाँ पर उनका डाटा कलेक्टेड होता है वहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती हैं. ओके, ना थर्ड जो होता है दैट इज़ बाय लोकल करस्पॉन्डेंस. जैसे कि न्यूज़पेपर में क्या होता है, हर एक पर्सन जो है किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर के न्यूज़ नहीं लेकर के आता है, बल्कि वहाँ के लोकल पीपल जो होते हैं उनको वर्क दे दिया जाता है एज अ करस्पॉन्डेंट, राइट. तो अलग अलग एरिया में अलग अलग इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उनको हम अपॉइंट कर सकते हैं सो दैट दे कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे, ताकि वो अपने तरीके से इंफॉर्मेशन वहाँ पर कलेक्ट कर सकें और उसे ला करके प्रेजेंट कर सकें, राइट. और इन करस्पॉन्डेंट्स जो हैं इनको ट्रेन किया जाता है कि कैसी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करी जानी है. ठीक है, तो रेडियो न्यूज़पेपर एजेंसीज जो है वो इसी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं. ठीक है, तो ये जो है आपका कुछ एक चीज़ों लाइक एस्टीमेट रिगार्डिंग क्रॉप्स निकालने, क्रॉप से रिलेटेड एस्टीमेट निकालने के काम में आ सकता है. होलसेल प्राइस इंडेक्स डिफ़ाइन करने के लिए, और कई एरियाज जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं वहाँ पर हम लोकल करस्पॉन्डेंट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, राइट. अब ये जो सीटेबिलिटी है इस तरह की मेथड की वो किस चीज़ के लिए होगी, तो ये जो मेथड है वो सीटेबल होगी उन एरियाज़ में जहाँ पर इंक्वायरी का जो भी एरिया है वो काफ़ी बड़ा है. ओके, इसके अलावा हाई एक्यूरेसी रेट, हमें एक्यूरेसी यानी शुद्धता को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, तो भी हम यहाँ से लोकल करस्पॉन्डेंस के थ्रू जो है वो अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, जब हमें रेगुलर और कंटिन्यूस डाटा रिक्वायर्ड हो तब भी हमें इस तरह की मेथड का यूज़ करना होता है. एंड इंफॉर्मेशन जो है इज़ रिक्वायर्ड बाय रेडियो न्यूज़पेपर, जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन जो कि रेडियो न्यूज़पेपर कलेक्ट करता है, उस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो भी लोकल करस्पॉन्ड्स के थ्रू कलेक्ट की जाती है. ओके, सो ऑब्वियसली इसके मेरिट्स क्या हैं कि वाइड कवरेज है, यानी बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकता है. इनएक्सपेंसिव है बिकॉज आप जो है वहीं के लोकल पर्सनस को आप हायर करते हो, दैट्स वाई आपका मनी जो है वो कम लगता है, एफर्ट्स कम लगेंगे और साथ ही साथ टाइम जो है वो भी कम लगेगा. ओके, इसके साथ साथ रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. और अगर हमारे कोई स्पेशल पर्पसेस हैं, ठीक है, जैसे हमें कहीं की मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है, ओके, कहीं पर प्राइजेज़ हमें पता करनी है, तो इस तरह की स्टडीज़ के लिए लोकल करस्पॉन्डेंस जो है दैट इज़ वेरी यूज़फुल. ओके, नेक्स्ट अगर हम इसके डिमेरिट्स की बात करें कि इसमें बुराइयां क्या क्या हैं, तो फर्स्ट इज़ दैट कि इसमें एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी. ठीक है, यानी आपके डाटा जो है वो एकदम शुद्ध होंगे, एकदम करेक्ट होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज़ दैट कि ओरिजिनलिटी जो है वो श्योर नहीं होती है कि बाकी आपका जो डाटा है वो ओरिजिनल होगा या नहीं होगा, क्योंकि करस्पॉन्डेंट्स के पास से आता है. एंड बायस्ड भी हो सकता है, मीन्स आपके जो करस्पॉन्डेंट्स होते हैं उनके खुद की जो थिंकिंग होती है वो इन्वॉल्व हो सकती है यहाँ पर. ठीक है, एक और यहाँ पर इसका डिमेरिट दिया है कि टाइम कंज्यूमिंग है, बट क्योंकि हम लोकल लोगों से वहाँ पर कलेक्ट कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. हाँ, इस डाटा को कलेक्ट होने के बाद मेन प्लेस तक पहुँचने में टाइम लग सकता है. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ दैट कि यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी जो है, यूनिफॉर्मिटी मतलब डाटा एक जैसा है, तो दैट इज़ यूनिफॉर्मिटी. तो ज़रूरी नहीं है कि आपके डाटा में यूनिफॉर्मिटी
यानी एक रूपता देखने को मिले, क्योंकि अलग अलग करस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो अलग अलग एरियाज़ पे डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। लेट्स सी द फोर्थ ऑफ द मेथड, दैट इज़ द क्वेश्चनियर्स टू बी फिल्ड बाय इन्फॉर्मेंट्स। ओके, सो यहाँ पे क्या करता है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में एक फॉर्म जो है वो उसे बनाया जाता है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें लिखे जाते हैं, और इस क्वेश्चनियर के साथ साथ एक रिक्वेस्ट लेटर जो है वो भी भेजा जाता है इन्फॉर्मेंट्स के पास में, ताकि आपकी इसमें लेटर में लिखा होता है कि क्यों आपको इस इंफॉर्मेशन की नीड है, और दे आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड कि वो सही और इंफॉर्मेशन दे, साथ ही साथ वो जल्दी ही इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो रिक्वेस्ट लेटर इसके साथ होता है, क्वेश्चन यहाँ पेपर के फॉर्म में होता है यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी एश्योर करते हैं लोगों को कि हम आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे सीक्रेट रखेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक मेंशन टाइम में फिल करने के बारे में इसे सोचा जाता है, बट ये इन्फॉर्मेंट्स जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर दे आर रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली और नॉट। ओके, तो इसके मेरिट्स ये हैं कि ये बहुत ही चीप एंड सिंपल है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है, बस एक क्वेश्चन बुक के फॉर्म में आपको बनाना होता है और उसे लोगों के पास में पोस्ट कर देना होता है, पहुंचा देना होता है। राइट, तो पोस्टल कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होती है, और तो चीप भी रहेगा और सिंपल भी होगा। इसके साथ साथ इस मेथड से वो जगह जहाँ पर हम खुद नहीं पहुँच सकते, काफ़ी दूर है, वहाँ के इन्फॉर्मेंट से भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर अपॉइंटमेंट यानी लोगों से जाकर मिलने का समय लेना जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको जाना नहीं है, बल्कि एक क्वेश्चन फॉर्म जो है वो लोगों के पास में भेज देना है। टाइम सेविंग होता है, क्योंकि आपको खुद वहाँ नहीं जाना होता है, बल्कि आप थ्रू द पोस्ट उसे पहुँचा सकते हैं। ओके, ओरिजिनल डाटा कलेक्टेड होगा, क्योंकि जिन लोगों से हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं वही लोग अपनी खुद की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। ओके, यहाँ पर रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो भी फील्ड ऑफ इंक्वायरी है वहाँ का जो पर्टिकुलर पर्सन है जिससे आप डाटा लेना चाहते हैं वो खुद इंफॉर्मेशन फिल करने वाला है, तो रिलायबिलिटी यहाँ बढ़ जाती है। और फ्री फ्रॉम बायस होता है, क्योंकि कोई भी पर्सन वहाँ पर आसपास नहीं होता है जो उनके मूड को चेंज कर सके या उनकी थिंकिंग को जो है वो बायस करवा दे, यानी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। राइट, तो यहाँ पे बायस नहीं होगा, ये चीप होगा, काफ़ी इजी भी पड़ेगा, ये सिंपल भी होगा, टाइम सेविंग होगा, और ओरिजिनल एंड रिलायबल डाटा हम कलेक्ट करेंगे जब हम क्वेश्चनियर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, जैसे नॉन रिस्पॉन्स हो सकता है कि जिसके पास आपने क्वेश्चनियर भेजा हो वो रिस्पॉन्स ही ना दे। ओके, रॉन्ग रिज़ल्ट आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है। अगर किसी इन्फॉर्मेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आई है तो वो अपने तरीके से उसे समझ करके फिल करेगा, एंड दैट्स वाई ज़रूरी नहीं है कि आपके जो रिज़ल्ट हो वो एकदम करेक्ट हो। फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो लोगों के पास पहुँचते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो आंसर्स देते हैं, और यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेटर भी इन्वॉल्व नहीं होता है कि वो जा कर के उसे एक्सप्लेन कर दे, एंड दैट्स वाई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। स्कोप इज़ क्वाइट लिमिटेड, क्योंकि अनएजुकेटेड पीपल जो हैं वो क्वेश्चनियर्स को नहीं फिल कर पाएंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप इस तरह की मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हों और क्लियर हों, लैंग्वेज भी बहुत ही सिंपल हो। ठीक है, और साथ ही साथ इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हो। ठीक है, पार्शियलिटी जो है हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे जो इन्फॉर्मेंट्स हैं उनके माइंड में कोई भी पार्शियलिटी ना हो। ठीक है, और ये भी कोशिश की जानी चाहिए कि जब हम क्वेश्चन या भेज रहे हैं तो हम लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करें या इस चीज़ के लिए इनकरेज करें कि वो विद इन द लिमिट ऑफ टाइम उसे सेंड करें अपने रिस्पॉन्सेस के साथ में। ओके,
इसके बाद एक और आपकी जो मेथड है दैट इज़ शेड्यूल्ड टू बी फिल्ड बाय द इन। अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चनियर की, अब हम बात कर रहे हैं शेड्यूल्स की। लेकिन ये शेड्यूल्स जो है वो कौन, एन्यूमरेटर फिल करेगा। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है जिसमें हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि इन्फॉर्मेंट्स खुद ही वहाँ पर फिल नहीं करते हैं कोई भी रिस्पॉन्सेस, बल्कि हमारे ट्रेंड एन्यूमरेटर जो होते हैं वो जा कर के यहाँ पर आंसर्स का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, तो एन्यूमरेटर जो होता है वो खुद ही इन्फॉर्मेंट्स के पास तक जाता है, उनसे क्वेश्चन पूछता है जो कि शेड्यूल्स में दिए हुए हैं, और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं उन्हें वो फिल कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर होता है जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होते हैं और जाकर के एन्यूमरेटर वहाँ पर फिल करता है रिस्पॉन्सेस को। ठीक है, तो इसकी सूटेबिलिटी ये है कि यहाँ पर अलग अलग एन्यूमरेटर को हम अलग अलग जगह पर सेम शेड्यूल के साथ भेज सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है तो भी ये यूज़फुल है। ठीक है, इसके अलावा दिस स्टडी जो है रिक्वायर्स स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स। जो हमारे एन्यूमरेटर हैं या इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका ट्रेंड होना ज़रूरी है। ओके, एंड इन्फॉर्मेंट्स अगर एजुकेटेड नहीं भी हैं तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पर एक पर्सन उनके सपोर्ट के लिए उनको बताने के लिए होगा। ठीक है, पर्सनल कांटेक्ट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है, क्वेश्चंस जो है वो कोई भी एन्यूमरेटर लेकर के इन्फॉर्मेंट्स के पास में जा सकता है और उनसे उनके रिस्पॉन्सेस कलेक्ट कर सकता है। ओके, तो मेरिट इस मेथड का क्या है कि इसकी कवरेज बहुत वाइड है, बहुत बड़े एरिया को आप कवर कर सकते हैं। एक्यूरेट और रिलायबल डाटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ पर्सनल कांटेक्ट एन्यूमरेटर और इन्फॉर्मेंट के बीच में होगा। ठीक है, बट इसका डिमेरिट ये है कि कॉस्टली बहुत है, हर जगह आपको लोगों को पहुंचाना होगा, बायस्ड हो सकती है। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसका मतलब क्या है, तो आप अपनी जो भी एन्यूमरेटर होगा वो अपनी थिंकिंग से इन्फॉर्मेंट को जो है वो मोल्ड कर सकता है उसकी थिंकिंग को। ओके, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है कि स्किल्ड एन्यूमरेटर मिलना जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है और स्मॉल इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। राइट, तो इस मेथड को जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा कि एन्यूमरेटर जो हो वो प्रैक्टिकल हो और गुड नेचर्ड पर्सन हो। क्वेश्चन जो या शेड्यूल है उसकी लैंग्वेज बहुत ही इजी और सिंपल होना चाहिए। ठीक है, और कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जो कि आपके आंसर्स को वेरीफाई कर दें। ओके, इसके साथ साथ एन्यूमरेटर को उस प्रॉब्लम का पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो स्टडी कर रहा है। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले एक क्वेश्चनियर या शेड्यूल जो है वो एन्यूमरेटर से फिल करवा लें ताकि उन्हें सही रिस्पॉन्सेस किस तरह से देने मीन्स उन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती है। ओके, अब आपका एक जगह आपने पढ़ा शेड्यूल्स, राइट, और दूसरी जगह जो है आपने वर्ड पढ़ा क्वेश्चनियर। शेड्यूल्स जो होते हैं वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं और क्वेश्चनियर जो होता है वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में होता है। तो अगर दोनों ही एक हैं तो वाई हैव वी गिवन दैम टू नेम्स, दिस इज़ द क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो डिफरेंस होता है क्वेश्चनियर में और शेड्यूल्स के बीच में वो क्या होता है, आपका जो क्वेश्चनियर होता है इज़ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इन विच आंसर ऑफ क्वेश्चन आर फिल्ड बाय द इन्फॉर्मेंट्स। यानी यहाँ पर वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है जहाँ जो कि इन्फॉर्मेंट खुद भरता है। ठीक है, और शेड्यूल जो होता है वो एन्यूमरेटर के थ्रू भरा जाता है। राइट,
क्वेश्चनियर जो है उसे इन्फॉर्मेंट्स के पास भेज दिया जाता है, जबकि शेड्यूल को लेकर के इन्यूमरेटर खुद ही इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं इन्फॉर्मेंट्स तक, ठीक है। और क्वेश्चनियर जब हम भेजते हैं तो हम अपने प्लेस पर ही रह करके उसे दूसरे लोगों के पास भेज सकते हैं, बट शेड्यूल में ऐसा नहीं है, उसमें आपको अपना प्लेस भी चेंज करना पड़ेगा और लोगों के पास जाना भी होगा, ठीक है। और क्वेश्चनियर में जो है वो एक क्लैरिफिकेशन नोट या और एक रिक्वेस्ट नोट देना ज़रूरी होता है, जबकि शेड्यूल में ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। अब क्योंकि ये क्वेश्चनियर है और हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ एक क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन इज़ की लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, यानी आप जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो इतने ज़्यादा ना हो कि लोग इरिटेट फील करें, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चंस आपके ध्यान से पढ़े ही ना और आंसर दे दे तो आपकी प्रॉब्लम का जो मैग्नीट्यूड है वो पता नहीं चल पाएगा। लैंग्वेज मस्ट बी वेरी मच सिंपल, ल्यूसिड एंड क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से हमें बचना होगा, साथ ही साथ मैथमेटिकल क्वेश्चन से बचना ज़रूरी है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, यानी आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो एक सीक्वेंस में लगे हुए होने चाहिए, ठीक। इसके बाद नॉन कंट्रोवर्शियल, यानी कि ऐसी चीज़ें जहाँ पर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के विरोध में खड़ा हुआ है, मतलब एकदम कंट्रोवर्शियल है, ऐसे क्वेश्चंस रखने ही नहीं चाहिए, ठीक है। अनडिज़ायरेबल क्वेश्चंस भी देने की ज़रूरत नहीं है, वही क्वेश्चन दे जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है। और साथ ही साथ कैलकुलेशंस जो है वो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल एंड कैलकुलेशंस जो है वो क्वेश्चनियर को टफ बनाते हैं, डिफ़िकल्ट बनाते हैं। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे एक बार कर लेना चाहिए, उसके बाद इसे जो है वो अपने वर्क में लाना चाहिए। तो टेक्निकली जो है जब हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो वो पायलट सर्वे होता है, तो अपने क्वेश्चनियर को चेक करने के लिए पायलट सर्वे ज़रूरी है। क्वेश्चनियर जब भी आप बना रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर दें कि किस तरह से फॉर्म्स को फिल करना है। क्रॉस वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। और रिक्वेस्ट ऑफ रिटर्न जो है वो भी आपको देना होगा कि ये जो क्वेश्चनियर है उसे वापस कर दिया जाए, ओके। तो ये था अभी प्राइमरी डाटा कलेक्शन के तरीके, जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, प्राइमरी सोर्सेज पर जा कर के डाटा को कलेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट जो है हमारा कलेक्शन, दैट इज़ बेस्ड ऑन सेकेंडरी डाटा के कलेक्शन, राइट। तो मेथड्स फॉर कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा आर एज फॉलोइंग। इसके लिए आप दो तरह के सोर्सेज जो हैं वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे। एक तो आप कलेक्ट करेंगे पब्लिश्ड सोर्सेज से और दूसरा कलेक्ट करेंगे नॉन पब्लिश्ड सोर्सेज से, राइट। तो पब्लिश्ड सोर्सेज क्या हैं, वो जब हम किसी डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसे पब्लिश कर देते हैं, चाहे वो किसी मैगज़ीन में हो, न्यूज़पेपर में हो, किसी गैजेट में हो, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ पब्लिश डाटा आर गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। तो गवर्नमेंट की कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है या स्टैटिकल फैक्ट्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, उन्हें पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो काफ़ी रिलायबल होती है। तो इस तरह की जो भी डाटा है हम वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और जगहों से कलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर इनको पब्लिश किया गया है, ओके। इसके बाद सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और मेट्रोपॉलिटीज़ जो हैं वहाँ पर हेल्थ, बर्थ, डेथ, एजुकेशन, सैनिटेशन ऑफ दैट एरिया को लेकर के डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो भी काफ़ी रिलायबल होता है, तो वहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। कमिटीज़ एंड कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं एट ऑफ वेरियस ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, उन्हें भी हम क्या कर सकते हैं, एज अ सेकेंडरी डाटा यूज़ कर सकते हैं।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक, अदर जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका डाटा भी हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करके उसे सेकेंडरी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके पास भी अपना खुद का डाटा होता है, जिन्होंने जो रिसर्च किया हुआ है उसको लेकर के, फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक रिसर्चेस को लेकर के, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से आप जो कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड इंस्टीट्यूशंस के जो पब्लिकेशन है वहाँ से भी आप पब्लिश डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स से आप कलेक्ट कर सकते हैं, जर्नल से कलेक्ट कर सकते हैं, और जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो इनके पास भी डाटा होता है तो वहाँ से भी आप सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अनपब्लिश्ड सोर्सेज वो होते हैं जिनको पब्लिश नहीं किया जाता है। जैसे कई सारे रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करते हैं लेकिन उसे पब्लिश नहीं करते, क्योंकि वो अपने यूज़ के लिए उसे कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है किन्हीं फाइल्स एंड रजिस्टर्स में कलेक्ट करके रखी जाती हैं, तो इन्हें भी आप क्या कर सकते हैं, ले करके अपने एम के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम अनपब्लिश्ड डाटा ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसे किसी और पर्पस से कलेक्ट किया गया था, तो हमें कुछ एक प्रिकॉशंस रखने होते हैं। जैसे कि डाटा जो है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही रिलायबल हो, पर्पस से रिलेटेड हो यानी सुटेबल फॉर द पर्पस हो, डाटा जितनी हमें ज़रूरत है एडिकेट होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन भी देखने की ज़रूरत होती है कि जिसने वो डाटा कलेक्ट किया है उसका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। इसके बाद सर्टेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट या जिस स्कोप को लेकर के स्टडी की गई है वो भी हमें ध्यान रखना होगा। टाइप ऑफ इंक्वायरी भी हमें देखनी होगी, किस मेथड से कलेक्ट किया गया है वो भी हम देखेंगे। टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, सपोज़ करिए आप अभी एट द प्रेजेंट टाइम कोई स्टडी कर रहे हैं और आज से 10 साल पहले का आप डाटा लेकर के रखते हैं तो दैट इज़ ऑल यूज़लेस। तो आपको टाइम एंड कंडीशन देखनी होगी। डेफिनीशन ऑफ यूनिट, यानी जिस यूनिट को लेकर के आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको उन्होंने डिफ़ाइन कैसे किया है, वो आपके एम या पर्पस से मैच कर रहा है या नहीं, वो भी ध्यान देना होगा। एक्यूरेट डाटा है या इनकरेक्ट डाटा है ये भी हमें ध्यान रखना होगा, और डाटा के बीच में कंपैरिजन करके भी हम देख सकते हैं कि वो रिलायबल एंड करेक्ट डाटा है या नहीं। ओके, अब जो आपका डाटा अनपब्लिश सोर्सेज का है उनके लिए दीज आर द प्रिकॉशंस जो हमें ध्यान रखने होंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका कलेक्शन ऑफ डाटा जो है द चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि कलेक्ट कैसे करते हैं, किस तरह के सोर्सेज होते हैं। ओके, इसके बाद डाटा जो होता है वो किस किस तरह का होता है और उसको कलेक्ट करने के जो भी मेथड्स हैं वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो दिस चैप्टर एंड्स हियर एंड probably you must have understood whatever is taught to you, but still if you have some problem then you can ask me, right? So this is all for today. Have a nice day. Goodbye.